So, in the last classes, we had discussed about what? Ionization energy के trends मैंने कुछ लिखवाए थे. If you remember, हमने ionization enthalpy के कुछ trends मैंने लिखवाए थे. अपने notes खोलो और check करो, मैंने 4-5 points लिखवाए थे. Check करो, कुछ लिखा था. 4-5 points हम लोगों ने ionization enthalpy के trends के बारे में कुछ चर्चा की थी. If you remember, open your notes and check. हमने कुछ लिखा था. And text me. Yes or no? Good Himanshu, great. लिखा था. उन सारे पॉइंट्स को अपने सामने रख लो. उन सारे पॉइंट्स को अपने सामने रख लो, क्योंकि आज हम उन सबकी एप्लीकेशन करने वाले हैं. क्योंकि मैं आपके सामने आज एग्जांपल्स दूंगा. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह के क्वेश्चंस हम उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे करने लगे. तो पहले थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं. तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी एटम में, ये न्यूक्लियस है, और उसके किसी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है. मान लेते हैं कि इस न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है. एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. मान लेते हैं एटॉमिक नंबर इज Z. तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, और हर प्रोटॉन पे 1 यूनिट चार्ज है. तो टोटल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है Ze. दिस इज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. इट इज -E, बिकॉज 1 यूनिट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज E, whose value is 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम. अब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन के साथ कुलम्बिक अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा. तो अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एटम में न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर निकालना चाहता हूँ, न्यूक्लियस की ग्रिप से निकालना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. मैं कितनी एनर्जी इसको सप्लाई करूँ ताकि ये इलेक्ट्रॉन एटम से कंप्लीटली बाहर निकाल दूँ, ताकि उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई असर न रहे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए. मतलब इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव. विदाउट इलेक्ट्रॉन हैज नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन इट. तो हाउ मच एनर्जी आई हैव टू सप्लाई टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस? दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन जब हम बात आयनाइजेशन एनर्जी की करते हैं तो हम एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं. आइसोलेटेड एटम का मतलब कि उस एटम के इस इलेक्ट्रॉन पर इसके अपने न्यूक्लियस के अलावा किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. आइसोलेटेड एटम का मतलब कि एटम शुड बी अलोन. और आइसोलेटेड एटम का मतलब कि उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर किसी नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस का या किसी नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन का या किसी नेबरिंग एटम के एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है. हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि यदि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके अपने न्यूक्लियस का कितना कंट्रोल है. इसलिए हमें आइसोलेटेड एटम चाहिए. अब एटम आइसोलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां हो सकती है? सॉलिड फॉर्म में तो एटम्स आर वेरी टाइटली पैक्ड. लिक्विड में एटम्स के बीच में सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन होती है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स में, आइडियल गैस में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव नो अट्रैक्शन. तो वहां एटम के आइसोलेटेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. इसलिए डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन or last electron from isolated neutral gaseous atom is called ionization enthalpy.
या आयनाइजेशन एनर्जी कहना। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी को इस बात से मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री करना हो तो हमें बाहर से कितनी एनर्जी इसे सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के एटम से अलग कर पाऊं। तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर हाई होगा, उसमें प्रोटॉन की संख्या अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट जोर से करके बैठा। मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सफिशिएंटली हाई मिल रही है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बहुत जोर से हो, हाई हो, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की टाइट ग्रिप में है। तो ऐसे एटम के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा ऐसे एटम में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सो मोर विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोर विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज मोर इज द Z। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब हमें यह पता है, हमने पिछली क्लासेस में यह चीज पढ़ी थी कि हमने कहीं ना कहीं आयंस के बारे में पढ़ा था, और हमने कहा था कि जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, या अगर मैं एटॉमिक रेडियस की मैं वैसे बात करूं तो रेडियस था इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक हो, तो उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम हो तो उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि अगर रेडियस छोटा होगा, अगर रेडियस छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इज मोर। और अगर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ गया तो आप ये समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर इफ effective nuclear charge is high, and that is only possible if radius is small. Smaller the size जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा। साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। So ionization energy is inversely proportional to radius. हमने Z न्यूक्लियस का इफेक्ट देख लिया, साइज ऑफ द एटम देख लिया, हाउ दे अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चों आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर मान लो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और अगर ये किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, तो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है? ऑब्वियसली रिपल्शन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेगा तो ये रिपल्शन के कारण बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगी। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के मैं इफेक्ट देखूं तो इनर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे एक चीज ये बताओ, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना इस इलेक्ट्रॉन पे जब बाहर की तरफ फोर्स लगेगी वो फोर्स न्यूक्लियस की फोर्स के अगेंस्ट लग रही है। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? अगर इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन इसे ज्यादा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, क्योंकि इन्होंने जो रिपल्शन फोर्स लगाई
वो रिपल्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ लगने वाली फोर्स के अगेंस्ट है, तो मैं बोलूंगा मोर विल बी इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मोर विल बी द रिपल्शन of valence electron, more will be the repulsion valence electron will feel due to inner electron, it will be easier to remove electron, ionization energy will decrease, और हम इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना आसान होगा। सो इनर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के इफेक्ट को घटाना, क्योंकि जब न्यूक्लियस के लिए फोर्स लग रही है अंदर, तो उसका बाहर काउंटर फोर्स लग रहा है बाहर, तो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। तो अब कहेंगे इनर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड शील्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इफेक्ट ऑफ nucleus on valence electron due to shielding caused by inner electron decreases, therefore ionization energy will decrease. So more will be the shielding, lesser will be ionization energy. तो आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर बढ़ाने या घटाने का काम करेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि जितना न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। जितना एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तीसरा फैक्टर, जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स अच्छे तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे, उतना इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट घट जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट घटेगा तो उसे निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी अगर शील्डिंग बेटर हो। अब शील्डिंग में ये रोल, शील्डिंग में अगर हम बात करें, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, इनकी शील्डिंग एबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। इट इज दिस, मतलब ये कहना चाह रहा हूं, मान लो किसी एटम में इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने वाले अंदर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, तो s ऑर्बिटल इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा घटाते हैं। d और f वाले इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के इफेक्ट को उतना नहीं घटा पाते जितना s और p वाले इलेक्ट्रॉन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं इसमें यहाँ पर आपको बिल्कुल एक लेमन की तरह बच्चों वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लेते हो कि आप किसी घर में सबसे छोटे भाई बहन और आपके कुछ बड़े भाई बहन हैं। छोटा भाई बहन आप मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन बड़े भाई बहन वाले, क्योंकि वो घर में पहले पैदा हुए थे, आप घर में बाद में आए। मान लो पापा, फादर न्यूक्लियस है, तो आप छोटे भाई, जो छोटा भाई बहन है, सबसे छोटा बच्चा परिवार का, उस पे पापा का कंट्रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसको पापा से बहुत डर लगता है। मान लो किसी टाइम पे पापा ने छोटे भाई बहन पे हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन बीच में बड़ा भाई बहन आ रहे, पापा उसको मत मारना, मेरे को मारो, तो उस वक्त मैं बोलूंगा कि बड़े भाई ने छोटे भाई को शील्ड किया, किससे? न्यूक्लियस से। हु इज न्यूक्लियस? फादर। हु इज न्यूक्लियस? फादर। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन किसी बड़े भाई बहन ने छोटे भाई बहन को न्यूक्लियस से बचाया, फादर से बचाया, तो ऐसे केस में छोटे भाई बहन पर जब पेरेंट का इफेक्ट घट जाएगा तो उसके घर से बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको घर से बाहर निकलना आसान नहीं होगी। और अच्छे तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करना न्यूक्लियस से, ये काम है s और p इलेक्ट्रॉन का। d और f वाले इलेक्ट्रॉन दे प्रोवाइड पुअर शील्डिंग, मतलब वो बड़े भाई बहन है जो पापा को बोलते हैं, मैंने जब ऐसी गलती की थी आपने मुझे 4 चपेड़े लगाई, उसको आपने 2 चपेड़े लगाई, उसको भी बराबर दो।
तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा डी और एफ इलेक्ट्रॉन ये उस तरह के बड़े भाई बहन हैं, दे डोंट प्रोवाइड गुड शील्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अब अगर कोई ऐसा बड़ा भाई बहन बीच में आ गया जिसने पापा को याद दिला दिया आपने मुझे 4 थप्पड़ लगाए थे, अब उसको भी उतने लगाओ, तो ऐसे केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर शील्डिंग पुअर हो गई, डी और एफ इलेक्ट्रॉन ने गंदगी कर दी, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। So better quality of shielding decreases ionization energy, poor quality of shielding increases ionization energy. And who provide bad shielding? D and F electron. If inner electron belongs to D or F electron, if inner electron belongs to D and F electron, then in such cases ionization energy is high, it is difficult to remove it. But if inner electron are S or P, दे प्रोवाइड बेटर शील्डिंग, और बेटर शील्डिंग से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट घट जाएगा और उसे एटम से निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ द शील्डिंग एंड दिस इज क्वालिटी ऑफ द शील्डिंग ऑफ दिस ऑल इनर इलेक्ट्रॉन। इफ इनर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एस ऑर्बिटल, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स बेस्ट इन द शील्डिंग। इफ इनर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू पी ऑर्बिटल, दैट कॉन्ट्रीब्यूट मॉडरेटली गुड quality of the shielding. But D and F provide bad quality of the shielding to the valence electron. Next important role is electronic configuration. How electronic configuration affects ionization energy. यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम मेटल की बात करें, लाइक ग्रुप 1 में अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जब वर्ड ही मेटल है तो मेटल का तो काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। वो मेटल ही क्या जो इलेक्ट्रॉन लूज करना ना जानती। तो अगर कोई मेटल है लाइक अल्कली मेटल जिसकी कॉन्फ़िगरेशन लेट्स से लिथियम की 1s2 2s1, सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1, यदि किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड हो जाएगी, नोबल गैस जैसे, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नोबल गैस जैसे। अगर इसका वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन हट जाए तो उसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसा बन जाएगा। तो अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में S1 आ गया तो ऐसे केस में वो एटम विलिंगली इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी या हाई होगी? ऐसे एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दे विल अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स हैं, तो ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन में S1 आता है, NS1, and after the loss of 1 electron they acquire noble gas configuration. So alkali metal की ionization energy is generally low. अब अगर मैं एक्सट्रीम राइट में चला जाऊं तो नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon. And if I write down the configuration of neon, 1s2 2s2 2p6, तो do observe इनके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, या यूं कह लो इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, S भी फुली फिल्ड है, P भी फुली फिल्ड है। तो जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होगी लाइक नोबल गैसेस,
दे विल नॉट लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी इन ए पीरियड। सो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, फ्रॉम अल्कली मेटल टुवर्ड्स नोबल गैसेस, ionization energy increases because noble gases has the highest ionization energy because of their fully filled configuration. तो कन्फिग्रेशन में आपको ये 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है और नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाओगे पीरियोडिक टेबल में, along the period ionization energy increases. नेक्स्ट पॉइंट कम्स, अगर मैं यहां पर किसी भी एलिमेंट का कंपैरिजन, मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट है A और ये B, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक नंबर है 40, इसका एटॉमिक नंबर है 50, इसका एटॉमिक नंबर है 30, इसका एटॉमिक नंबर है 31। ध्यान से समझना ये पॉइंट। मान लो 2 एलिमेंट है और उनके एटॉमिक नंबर में 1 का डिफरेंस है, 1 का। ध्यान से फिर से 2 एलिमेंट है, उनमें से दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है 1 का। और जब आपने मेरी पिछली क्लासेस अगर अटेंड की हूं, खासकर संडे वाली क्लास, तो मैंने आपको ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालना सिखाया था। तो यदि आपको दोनों के एटॉमिक नंबर पता है और दोनों के एटॉमिक नंबर से आपने उनकी कन्फिग्रेशन लिख के उनके पीरियड नंबर पता कर लिए और आपको ये पता लगा कि दोनों सेम पीरियड के हैं। So now I am emphasizing on 2 important points. If the 2 elements belong to same period, as well as their atomic number have difference 1, now definitely write down their configuration: 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, and check whose configuration is either fully filled or half filled. Like P में 3 की, P में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है पर यहाँ P में 3 इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्ट हाफ फिल्ड। P की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है और हाफ फिल्ड 3 है, तो P2 इज नॉट हाफ फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड। तो ऐसे केस में हाफ फिल्ड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा और जो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगी। पर यदि मैंने यहां पे कंपैरिजन कर दिया C एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और उसकी कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p4 है, तो जिसकी कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड होगी, क्योंकि वो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन वाला स्टेबल है रिलेटिवली, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने इमीडिएटली लेफ्ट मेंबर से तो ज्यादा होगी पर अपने इमीडिएटली एक राइट मेंबर से भी ज्यादा होगी। तो जिस एलिमेंट की कन्फिग्रेशन अपने पीरियड में, सेम पीरियड में जिसकी कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी अपने इमीडिएटली लेफ्ट एलिमेंट से तो ज्यादा होगा ही होगा, पर अपने ओनली एक नेक्स्ट एलिमेंट से भी ज्यादा होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मान लो मैं सेकेंड पीरियड में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, लिथियम, सेकेंड पीरियड। एंड दिस इज बाय फार सो फार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आयनाइजेशन एनर्जी जो बच्चों से पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी पीरियड में मैंने कन्फिग्रेशन देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज नियॉन। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो मैंने ऑर्डर लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होगी। याद रखना बच्चों, मेरे गोल्डन रूल्स, अगर आयनाइजेशन एनर्जी पे आपको क्वेश्चन आया और खासकर किसी पीरियड में आया तो बहुत ध्यान से नोट कर लेना, अगर किसी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन, और अगर किसी की कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड है, नियॉन, P6, P3, लिथियम 1s2, 2s1, बेरिलियम 1s2, 2s2, बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1।
लुक हियर, बोरॉन बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड S2, क्योंकि S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की है। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से तो ज्यादा होगी, पर अपने एक नेक्स्ट मेंबर बोरॉन से भी ज्यादा होगी। बेरिलियम बोरॉन को भी जंप करेगा, कार्बन को नहीं, बेरिलियम बोरॉन को जंप करेगा। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी P3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से तो ज्यादा होगी ही होगी, लेकिन साथ के साथ ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। अब क्योंकि नियॉन के आगे कोई नहीं है, तो नियॉन तो सबसे आगे रहेगा ही रहेगा। तो किसी भी पीरियड में जब आप आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखोगे, तो जो एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होगी, वो अपने इमीडिएटली ओनली एक नेक्स्ट मेंबर से जंप कर जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, they all belong to same period, third period. तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और मैग्नीशियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 फुली फिल्ड। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 है। फास्फोरस की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है, हाफ फिल्ड। सल्फर की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 है। तो along the period ionization energy increases, from left to right ionization energy increases। पर जब भी कभी पीरियड का क्वेश्चन आ गया आयनाइजेशन एनर्जी का, तो भूल के भी ये गलती नहीं करनी, ये ध्यान में रखना है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड हाफ फिल्ड है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक नेक्स्ट मेंबर से बढ़ा दो। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड में हाफ फिल्ड है, T3, D5, क्योंकि D में 10 मैक्सिमम आते हैं, D5, F7 हाफ फिल्ड वाले, तो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस की P3 है, तो इसका एक नेक्स्ट मेंबर से बढ़ा। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आएगा, तो पीरियड में आपने ये याद विशेष रूप से ये ध्यान में रखना है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एंड जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक नेक्स्ट मेंबर से स्किप कर जाएगी, जंप कर जाएगी। अब पीरियड का एक्सेप्शन तो आपने देख लिया, अब ग्रुप्स में आ जाते हैं। ग्रुप्स में चलते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या आपको एटॉमिक रेडियस के ग्रुप्स वाले एक्सेप्शन याद है? एटॉमिक रेडियस के ग्रुप्स वाले एक्सेप्शन अगर आपको ध्यान हो, तो ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस के मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखवाए थे, अगर आपको ध्यान हो। ओके, अगर आपको ये चीज ध्यान में है, तो मैं पहले तो आपको ये एक्सेप्शन वैसे भी याद दिलाई देता हूँ। हमने ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 में कुछ रेडियस के ट्रेंड्स देखे थे, जहां पे अदला बदली हो गई थी। अगर आपको याद हो तो बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था, और अगर डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में घपला हो गया था, इंडियम से थेलियम में घपला हो गया था। हमने यहां पर किया था कि एल्यूमिनियम से गैलियम में साइज घट जाता है, जबकि बढ़ना चाहिए था। इंडियम से थेलियम में साइज बढ़ना चाहिए था, जबकि घट जाता है। हमने ये रेडियस का ट्रेंड ऐसा लिखा कि डाउन द ग्रुप रेडियस शुड इंक्रीज, बट एल्यूमिनियम से गैलियम में साइज घटता है, इंडियम से थेलियम में साइज घटता है। और हमने थोड़ी देर पहले ये वर्ड लिखा था अभी बोर्ड पे, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी।
अब आप जानते हो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी साइज, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है, और अगर डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। डू यू अग्री? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, पिछली क्लास में हमने किया था एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर, और अगर डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो इसका ऑर्डर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये होना चाहिए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ग्रुप नंबर 13 में। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना कि हमने पिछली क्लास में किया था कि एल्यूमिनियम से गैलियम में जो साइज घटता है उसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और इंडियम से थेलियम में जो साइज ऑलमोस्ट डिक्रीज हुआ था दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उसी के कारण एल्यूमिनियम से गैलियम में आयनाइजेशन एनर्जी जो घटनी चाहिए थी वो घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। इंडियम से थेलियम में आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। सो ये एक्सेप्शन ग्रुप 13 का हमें ध्यान में रखना है। तो एक चीज देखो, आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रुप नंबर 13 में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। एक चीज नोट करना, देखो यहाँ पे पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ऑल्टरनेटिवली घटा बढ़ा घटा बढ़ा, ऑल्टरनेटिवली ये पैटर्न है ग्रुप नंबर 13। तो 13th ग्रुप में बोरॉन से एल्यूमिनियम में आयनाइजेशन एनर्जी घटती है क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बढ़ गया, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में साइज घट गया। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से बढ़ गई। गैलियम से इंडियम में साइज बढ़ा था तो आयनाइजेशन एनर्जी घट गई, बिल्कुल ठीक, पर इंडियम से थेलियम में साइज घट गया था तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। इसलिए आपको ग्रुप नंबर 13 में जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो आपको याद होना चाहिए, एंड दैट ऑर्डर मैंने आपको राइम की फॉर्म में लिखवाया हुआ है, बेताल गया एलन में, बेताल बेताल थैलियम थैलियम गया गैलियम एलन में, बेताल गया एलन। This order is very frequently asked in JEE exams as well as in NEET exams. इसी तरीके का पी ब्लॉक में एक और घपला होता है आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती है तो ये ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्चुअल में ये ऑर्डर यहां पे जाके गड़बड़ा जाता है, ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज मोर देन 10। और मैंने पिछली क्लास में आपको एक वर्ड सिखाया था, मैंने कहा था जब भी कभी किसी सवाल में अगर किसी ग्रुप के लास्ट के 2 मेंबर में जो ऑर्डर होना चाहिए वो ना हो के कुछ एक्सेप्शन आ जाए तो हम उसका रीजन हमेशा डैश को देते हैं। यदि किसी ग्रुप में जो भी ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर वैसा ना हो के कुछ अदला बदली हो जाए, हमारी एक्सपेक्टेशन जैसा ऑर्डर ना हो, और लास्ट के 2 मेंबर में ऐसा हो, तो हम उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? वी से दैट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेड की आयनाइजेशन एनर्जी 10 से ज्यादा होती है, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी 10 से ज्यादा होती है। तो जब भी कभी आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 को छोड़ के एस और पी ब्लॉक में सेम ट्रेंड रहेगा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस।
बट ग्रुप नंबर 13 और 14 का ये एक्सेप्शन आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक। अगर मैं डी ब्लॉक में आपको लेके चलूं, डी ब्लॉक में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, एफरियम, वेनेडियम, नायोबियम, टैंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहीमियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पलाडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। अगर मैं आपसे ये पूछूं डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? डाउन द ग्रुप रेडियस, साइज क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो आप यहां पर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो लैंथेनम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, देन यट्रियम, देन स्कैंडियम, राइट? यही एक्सपेक्ट करते हो, और आपको जान के खुशी होगी यहां पर ऐसा ही है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही है, नथिंग रॉन्ग। पर अगर मैं ग्रुप नंबर 4 से लेके ऑनवर्ड 12 तक चला जाए, 4 से ऑनवर्ड 12 तक, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज। ग्रुप नंबर 3 में कोई लोचा नहीं, बिल्कुल वैसा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, वट एवर यू एक्सपेक्ट, एग्जैक्टली दैट पैटर्न ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। बट इन डी ब्लॉक के रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स में हर बार क्या होगा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन डिक्रीजेस, यस, बट सेकेंड और थर्ड मेंबर में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ट्रेंड बदल गया। अब क्वेश्चन ये है, फिर से किसी ग्रुप के लास्ट के 2 मेंबर में अगर गड़बड़ आ गई तो आप किसको जिम्मेवार मानते हो? किसी भी ग्रुप में अगर लास्ट के 2 मेंबर में आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, किसी भी प्रॉपर्टी का ऑर्डर वैसा नहीं है जो आप सोचते हो, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये सेम चीज ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक चलेगी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। बट ऐसा कौन सा ग्रुप है डी ब्लॉक में, ऐसा कौन सा ग्रुप है डी ब्लॉक में जहां पर कोई ऑर्डर में घपला नहीं हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ले लो, चाहे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ले लो, ग्रुप नंबर 3 बड़ा प्यारा सा ग्रुप, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन अगर मैंने ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई क्वेश्चन पूछा तो पहले डाउन द ग्रुप एनर्जी घटेगी और फिर बाद में बढ़ जाएगी। एंड दैट बिकॉज आपको पता है हमारे पास है ही आंसर है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने पीरियड में और ग्रुप में जब ये सारे ऑर्डर देख लिए, अब रहता है सवाल, अब क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मान लो किसी एटम में, कोई एटम गैसियस फॉर्म में, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्रोडक्ट में लिखना रिएक्टेंट लिखना। अब उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री जो फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में पढ़ी थी, अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त जब वो केटायन बनेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी थी। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू दिस एटम। इस एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी।
पर इस एनर्जी का नाम आप क्या रखोगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब न्यूट्रल एटम से पहली बार एक इलेक्ट्रॉन निकालो। अब जब आप इसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकेंड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये अब केटाइन बन चुका है, और जब ये एक केटाइन बन चुका है इसमें से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब ये 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो इस प्रोसेस में फिर से अब की बार इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और दैट इज वी कॉल इट एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक 2+ में से तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये 2+ से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। अब एक चीज बताओ, जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो ए न्यूट्रल था, लेकिन सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने पे ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ेगा या लूजली पकड़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ग्रिप उसकी टाइट हो जाएगी। तो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने से और मुश्किल होगा। इसलिए किसी भी एलिमेंट की उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, कैसी भी हो, कोई भी सेम एटम की फर्स्ट टाइम जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उसी एटम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होगी, और थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज, irrespective of what is the configuration of this, so successive ionization energy of an element or the ion always increases, irrespective of electronic configuration. So first ionization energy is less, second is more, third is even more, and so on. अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 तरह का पूछा जाता है, 3 तरह का क्वेश्चन आप नोट कर लो। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एवरी एलिमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस irrespective of configuration. नोटेड। अब आपसे मैं हमेशा ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं आपके सामने 4 या 5 रिएक्शन लिखूंगा, आपने ये बताना है कौन सा स्टेप एक्सोथर्मिक है, कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक है। आपके सामने मैं कुछ इक्वेशंस लिखूंगा, उन इक्वेशंस को देख के बताना है आपने कौन सा स्टेप का डेल्टा H पॉजिटिव है और या डेल्टा H नेगेटिव है।
आपको यहाँ पर ये बताना है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कभी भी आपके सामने कभी कोई स्टेप्स लिखे आ जाए और आपको पूछा हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एक्सोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एंडोथर्मिक, तो आपने बड़ा सिंपल सा फंडा लगाना, हमेशा सबसे पहले राइट या लेफ्ट में ये चेक करो कि कहाँ ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं। जहां दो चीजें ऑपोजिट चार्ज वाली मिलेंगी, जहां दो ऑपोजिट चार्ज वाली स्पीशीज आपस में ज्वाइन करेंगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक। जैसे कि यहां देखो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव है। जहां पॉजिटिव और नेगेटिव में प्लस साइन आ गया, जहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक होगी। तो यहां डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। सबसे पहले आपने ये देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, और जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है वो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है। तो यहां का डेल्टा एच नेगेटिव है। अब आपको इसका नाम लिखना आना चाहिए, अब आपको इसका नाम लिखना आना चाहिए कि इस डेल्टा एच को मैं क्या कहूं। तो आपने ये देखना है, ध्यान से सुनना, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो किस में, Na+ में। तो जब किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसकी, इलेक्ट्रॉन किस में ऐड किया, Na+ में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। आपको ऐसे लिखना आना चाहिए कि इस डेल्टा एच को आप क्या नाम दोगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है Na+ में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है Na+ में, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इस स्टेप का डेल्टा एच, यानी कि इसे लिखा जाएगा डेल्टा एच इज Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, Na+। और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी, तो लिखोगे आप दिस इज नेगेटिव। अब इस स्टेप में देखते हैं क्या राइट में या लेफ्ट में कहीं पर ऑपोजिट चार्ज जुड़ रहे हैं, हाँ जुड़ रहे हैं, यहां जुड़ रहे हैं। तो यहां ऑपोजिट चार्ज मिलके ये बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक है। ऑपोजिट चार्ज ज्वाइन होके बैकवर्ड में एनर्जी रिलीज करेंगे, तो बैकवर्ड में ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि फॉरवर्ड स्टेप में ये एंडोथर्मिक हुआ, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। मैंने ये देखा कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हो रही है, तो एनर्जी रिलीज होगी बैकवर्ड के लिए, तो फिर फॉरवर्ड में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। अब यहां देखो क्या हो रहा है, सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो हम नाम रखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन किसकी आयनाइजेशन हुई, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाले जाते हैं, नहीं, हमेशा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैं बोलूंगा यहां का डेल्टा एच क्या होगा, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों लिखा जाएगा ऐसा, क्योंकि ये स्टेप एक स्टेप में भले मैंने लिखा है, पर ये रियलिटी में 2 स्टेप में हुआ, क्योंकि सोडियम से +2 उधर करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बना, फिर Na+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, Na2+ बना। तो ये 2 स्टेप हो रहे थे, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+ बना, और फिर Na+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, Na2+ बना। और इन दोनों स्टेप को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा सोडियम इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Na2+। और अब मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है सोडियम में से, और पहली बार निकाला क्योंकि +1 बना, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी लगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। लेकिन यहां पर
यहां पर सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम प्लस में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है सोडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा, जो कि Na प्लस के रिस्पेक्ट में पहला है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा H इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द सोडियम। और टोटल, क्योंकि दोनों स्टेप को ऐड कर दिया गया है तब ये टोटल स्टेप बना, तो अब आएगा डेल्टा H इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और दूसरी चीज, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, इसलिए ओवरऑल स्टेप इज डेल्टा H इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक स्टेप। अगले स्टेप में देख लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है मैग्नीशियम प्लस में से, या यूं कह ले ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होकर बैकवर्ड में एनर्जी रिलीज करेंगे। बैकवर्ड रिएक्शन में ऑपोजिट पार्टिकल अट्रैक्ट हो गए, तो बैकवर्ड में ये स्टेप एक्सोथर्मिक है, तो ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक हुआ। लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकला किस में से? मैग्नीशियम प्लस में से, तो मैं बोलूंगा दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम प्लस विच इज एंडोथर्मिक। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, पर क्योंकि मैग्नीशियम प्लस अपने आप तो नहीं बना, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तभी मैग्नीशियम प्लस बना, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले मैग्नीशियम प्लस बनाना पड़ा होगा, तो मैग्नीशियम प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस की है। मैग्नीशियम प्लस में से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, पर जो मैग्नीशियम प्लस का पहला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल मैग्नीशियम का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप इसे लिख सकते हो इक्वल टू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि ये चीजें आपको जेईई एडवांस में पूछी जा सकती है। अब अगर यहां पर कोई बोल दे कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होके एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा H विल बी नेगेटिव। पर मैं नाम क्या रखूं? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई। पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए? 2। तो किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन भी हमेशा स्टेप बाय स्टेप डाले जाते हैं। पहले एक डाला, फिर दूसरा डाला, तो इसमें भी यहां मैं लिखूंगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब मैग्नीशियम 2+ में जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाला, तो मैं इसको ये लिख सकता था ऐसे, मैग्नीशियम 2+ में पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड की तो मैग्नीशियम प्लस बना, फिर मैग्नीशियम प्लस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये न्यूट्रल मैग्नीशियम बना, तो फाइनली मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम जब बना, ओवरऑल स्टेप अगर आप ऐड करोगे ये कट जाएगा, तो मैग्नीशियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2, तो न्यूट्रल मैग्नीशियम बना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो के 11th के रिवीजन कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें लिख के आनी चाहिए कभी। तो मैग्नीशियम 2+ में जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो मैं बोलूंगा इस स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई। क्यों रिलीज हुई? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इस स्टेप में आएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम 2+। लेकिन सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम प्लस में ऐड हुआ, तो मैं बोलूंगा सेकंड स्टेप में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम प्लस। मैग्नीशियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और मैग्नीशियम 2+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इन दोनों का सम यहां पे बन जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम 2+ प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम प्लस। आई होप ये आपको चारों चीजें, चारों स्टेप्स अच्छे से क्लियर होंगी कि मैंने ये कैसे लिखे हैं। डू यू हैव यू गॉट, आर यू क्लियर अबाउट दिस? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस, जस्ट रेज योर हैंड्स, बिकॉज अब मैं इससे मिलता जुलता फिर से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा
और वो आपने खुद करके दिखाना है। एनी डाउट अप टू हियर? यू कैन रेज योर हैंड्स। अथर्व ने कहा है सर प्लीज एक्सप्लेन थर्ड एग्जांपल। ओके, तो अथर्व थर्ड एग्जांपल में हमने क्या किया, मैग्नीशियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाला है और मैग्नीशियम 2 प्लस बनाया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो हम ये बोलेंगे मैग्नीशियम प्लस के लिए ये आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम प्लस का पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम प्लस। पर मैग्नीशियम प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालने से लिए न्यूट्रल मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम प्लस बनाना पड़ा था। तो मैं ये बोलूंगा जो मैग्नीशियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो बेसिकली मैग्नीशियम न्यूट्रल का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिखूंगा। यानी कि मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलो या फिर मैग्नीशियम प्लस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। So up to here, raise your hands. I am going to ask your doubts. तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं अथर्व से। अथर्व, श्योर? ओके। प्रवेश ज्योति, सॉरी, प्रवेश, कैन यू अनम्यूट? यस, हाँ, Mg2 प्लस की फर्स्ट और Mg प्लस की भी फर्स्ट। नहीं, ये हटा दो। मतलब अब मैं से दोबारा लिख देता हूं, इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम प्लस। इज इट क्लियर? गुड। दिव्यांश नागर, पूछो। वेट, मैं आऊंगा, मैं वो एग्जांपल्स कराऊंगा। वो जो एग्जांपल्स है ना, मैंने एग्जांपल्स नहीं कराया अभी, मैंने थ्योरी बताई है। तो जो अभी आप कैल्शियम गैलियम ले रहे हो ना, गुड, कोई नहीं, हम एग्जांपल्स करेंगे ना। हाँ, वो एग्जाम्पल मैं अभी करवाऊंगा। इनफैक्ट अकेला हम कैल्शियम गैलियम नहीं, जिंक गैलियम भी करेंगे। ओके, डोंट वरी। ऋतिक, दे प्रोवाइड ओवर स्क्रीनिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, हम उसको करेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन पे न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज, जब आप कभी फ्यूचर में स्लेटर रूल्स पढ़ोगे तब आपको ये सिखाया जाएगा कि डी और एफ जब आ जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी शील्डिंग पुअर होती है। इसलिए हम उनको, ऐसा नहीं है कि वो रिपेल नहीं करते, वो भी रिपेल कर रहे हैं, पर उनकी रिपल्शन जिस भी तरीके से जैसे भी हो रही है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, उनके ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है बल्कि। इसीलिए हम उनकी स्क्रीनिंग को शील्डिंग अच्छा नहीं मानते। ठीक है, शुभम, जेड इफेक्टिव का सिंपल इतना मीनिंग है, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट निकालना चाह रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, अगर इनर इलेक्ट्रॉन ना होते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पूरा 100% इफेक्ट आता, पर बीच में इनर इलेक्ट्रॉन आने से अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ प्रोटेक्शन मिल रही है, तो न्यूक्लियस का 100% इफेक्ट ना मिलकर उसका 80% इफेक्ट आ रहा है, तो मैं बोलूंगा उसके लिए इफेक्ट 80% ऑफ न्यूक्लियस है, 100% न्यूक्लियस नहीं है। यू गॉट? मतलब एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट इज जेड इफेक्टिव। ओके, वेलकम। एडमिन अमन,
ये यहां मैंने क्या लिखा कि मैग्नीशियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना, मैग्नीशियम प्लस में हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। ये किसी के माइक में पीछे से आवाज आ रही है, अपना प्लीज कंट्रोल कर लो। तो मैग्नीशियम प्लस में से जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है वो बेसिकली मैग्नीशियम के लिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है ना, न्यूट्रल मैग्नीशियम के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा इक्वेशन, मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये मैग्नीशियम प्लस बना, और मैग्नीशियम प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम 2 प्लस बना। अब अगर कोई मुझे कहे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मैं कहूंगा मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड है, लेकिन Mg प्लस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट है। तो अब इस स्टेप में जो डेल्टा H होगा उसको मैं बोलूंगा इट इज Mg प्लस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में ये सेकंड स्टेप है, तो इसलिए मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? ओके, वेलकम। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो आपको जितने भी ऑर्डर्स मैंने लिखवाए अभी तक के, जितने भी पिछली क्लास के 5-6 पॉइंट्स और जो आज की क्लास के हमने ऐड ऑन किए, अब हम उनके बेसिस पे एग्जांपल्स करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। Arrange the following in an increasing order of ionization energy। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है, डाउन द ग्रुप अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो एस ब्लॉक में नो एक्सेप्शन, पी ब्लॉक में 2 एक्सेप्शन, बोरॉन फैमिली में बेताल गया एलन, वो ऑर्डर ही याद रख लेना। और अगर कार्बन फैमिली में आ गया तो सिलिकॉन लास्ट में टिन और लेड में इंटरचेंज कर देना। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम येट्रियम लैंथेनम में नो चेंज, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन जी घटती है। और बाकी ग्रुप नंबर 4 से 12 में बस डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन जी पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। पीरियड में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। फिर ये ध्यान रख लेना कि जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके एक अगले मेंबर से ज्यादा होगी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने, पहले इतने। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी।
आप इनके ऑर्डर खुद बनाओ पहले, फिर मैं आंसर देता हूँ। Noted? करें स्टार्ट? डन। चलो सबसे पहले देखते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन क्या ये सेम ग्रुप में है या सेम पीरियड में है। चेक करो। सबसे पहले ये देखो कि क्या ये सेम ग्रुप में है या सेम पीरियड में है। अगर आप देखो सेकंड पीरियड में, दे ऑल बिलोंग टू द सेकंड पीरियड, दे आर नॉट इन ए ग्रुप, दे बिलोंग टू सेकंड पीरियड। अब पीरियड का अगर क्वेश्चन आया तो माइंड ऐसे चलाना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ अपने नोट्स में से हमने पढ़ा था अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। अगर अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो फिर हमने देखना है कि जिस एलिमेंट की कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक इमीडिएटली नेक्स्ट मेंबर से ज्यादा होगी। क्योंकि पीरियड में ये एक्सेप्शन आती है
तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जब भी क्वेश्चन पीरियड का हो सबके एटॉमिक नंबर पता हो, और इसका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5 और 6। तो जो पीरियड में हमने एक्सेप्शन नोट किया कि जिसकी कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड हाफ फिल्ड होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके एक अगले मेंबर से ज्यादा होगी, इसलिए हमें एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेप होगा अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। नॉर्मली अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। नाउ यू विल सी किसकी कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड है। तो 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2। क्या किसी की कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड आई? बिल्कुल आई, बेरिलियम की फुली फिल्ड है। तो जिसकी आयनाइजेशन जिसकी कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होगी वो अपने इमीडिएटली एक नेक्स्ट मेंबर, उसका अगला मेंबर है बोरॉन, तो यहाँ पे ये बेरिलियम एक्सीड कर जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में बोरॉन से। तो आंसर क्या आ जाएगा? लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन। राइट? अब देखो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पहले चेक करो क्या ये सेम ग्रुप में है या सेम पीरियड में है। दे बिलोंग टू सेम ग्रुप और दे बिलोंग टू सेम पीरियड, दे बिलोंग टू सेम पीरियड। अगर वो सेम पीरियड में है तो उनके एटॉमिक नंबर पता। तो एटॉमिक नंबर में ये 14, 15, 16, 17। तो फिर से पीरियड का क्वेश्चन अगर कहीं आ गया तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बट डोंट मेक इट फाइनल आंसर। नाउ फिट द एक्सेप्शन। जिसकी कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड हाफ फिल्ड होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके इमीडिएटली एक नेक्स्ट मेंबर से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन सिलिकॉन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो अगर मैं फास्फोरस की देखूं तो 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5। तो क्या किसी की कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है जनाब फास्फोरस की। तो फास्फोरस की कन्फिग्रेशन क्योंकि हाफ फिल्ड है तो इसे एक मेंबर नेक्स्ट, एक मेंबर एटॉमिक नंबर एक। अगर फास्फोरस 15 है एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन को एक्सीड नहीं कर रहा, ये गलती नहीं कर देनी। 15 एटॉमिक नंबर वाला 16 एटॉमिक नंबर वाले से आगे चला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, 17 वाले से ज्यादा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। 15 एटॉमिक नंबर वाले की आयनाइजेशन एनर्जी 17th एटॉमिक नंबर जिसका है उससे कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ 16 एटॉमिक नंबर वाले से एक्सीड करेगी। राइट? नाउ चेक हियर, बोरोन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो पीरियोडिक टेबल में ये कहां पर पड़े हैं? सबसे पहले आपको जब भी कभी क्वेश्चन आए ना तो आपको उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पता होनी चाहिए। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं तो ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम आता है और ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस आता है। जब भी कभी आपको कभी कंपैरिजन ऐसा आ गया कि एक ग्रुप 13 दूसरा ग्रुप 15 और वो दो ग्रुप कंसेक्टिव ग्रुप नहीं है, ये ध्यान से नोट कर लेना मेरे बात। कभी भी क्वेश्चन ऐसे आगे दो एलिमेंट एक ग्रुप के, दो एलिमेंट दूसरे ग्रुप के, तो अगर वो दोनों कंसेक्टिव ग्रुप के नहीं है, कंसेक्टिव ग्रुप समझते हो, ग्रुप 13 14 नहीं है, 13 15 15 18 16 18 12th 14th मतलब कंसेक्टिव ग्रुप्स नहीं है। तो हमेशा आप इस ट्रिक को यूज कर लेना। सबसे पहले जो ग्रुप राइट में होगा यानी कि अलोंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, पहले ये थॉट लगानी जो ग्रुप राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो ये थॉट के साथ यहां पर आप नाइट्रोजन और फास्फोरस को आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में आगे लिख दोगे, बोरॉन और एल्यूमिनियम को आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में पीछे कर दोगे। जो दो एलिमेंट्स राइट वाले ग्रुप में दिख रहे होंगे, जो दो एलिमेंट्स राइट वाले ग्रुप में दिख रहे होंगे, आप उनको आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में आगे कर दो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और खासकर ये काम तब कर देना जब ये दोनों सेम पीरियड के हों और ये दोनों सेम पीरियड के हों। जो 4 एलिमेंट है उनमें 2 एलिमेंट एक पीरियड के हैं और 2 एलिमेंट दूसरे पीरियड के हैं। तो अब आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, ये ध्यान में नोट कर लो। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे 4 एलिमेंट्स का आ गया जो एक ग्रुप के हैं और वो दूसरा ग्रुप का, पर दोनों ग्रुप कंसेक्टिव ग्रुप नहीं है, पर रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम पीरियड के हैं,
तो सबसे पहले जो ग्रुप में राइट साइड पे होगा, पीरियड वाइज जो राइट साइड पे है, along the period ionization energy increases, तो ग्रुप नंबर 15 के ionization energy ग्रुप 13 से ज्यादा। फिर अपना पुराना ट्रेंड, डाउन द ग्रुप ionization energy increases, डाउन द ग्रुप ionization energy decreases, तो बोरॉन एल्यूमिनियम में बोरॉन की ionization energy ज्यादा, एल्यूमिनियम की कम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में डाउन द ग्रुप ionization energy decreases, तो फॉस्फोरस की ionization energy कम, नाइट्रोजन की ज्यादा। दिस इज योर फाइनल आंसर। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 4 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट एक ग्रुप के हैं और 2 एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप के हैं और उनमें ये रिलेशन हो कि 2 एलिमेंट सेम पीरियड के और दूसरे सेम पीरियड के, तब जो पहले ग्रुप नंबर राइट साइड पे होगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में आगे करो। तो जब आप 2 ग्रुप बना लोगे, फिर उसमें से अपने अपने ग्रुप में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम, फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी। राइट, अब आगे देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज आयन। चेक करो कि ये कहाँ है, सेम पीरियड में या सेम ग्रुप में। चेक कीजिए ये कहाँ है। दे आर इन सेम पीरियड और सेम ग्रुप। हरी अप फास्ट। दे बिलोंग टू सेम ग्रुप और सेम पीरियड। दे बिलोंग टू सेम पीरियड। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26। और ये मान के चल लेना, जब भी कभी 2 एलिमेंट सेम पीरियड के हों, आपको उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। पर अब नेक्स्ट, जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक नेक्स्ट मेंबर से ज्यादा होगी। तो आपको पता होना चाहिए इस पीरियड में किसी की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन थी। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की है 4s1 3d5, मैंगनीज की 4s2 3d5, आयरन की 4s2 3d6। तो अगर मैं देखूं तो इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी भी है d5 d5। पर हमें पता है अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा करनी है तो मैंगनीज से ज्यादा करनी है, लेकिन मैंगनीज भी फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड है। ये तो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक नेक्स्ट मेंबर से बढ़ जाएगी। पर क्रोमियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज से ज्यादा कैसे होगी? ये तो हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है। तो अब आप मैक्सिमम यही कर सकते हो, मैंगनीज को आयरन से आगे कर दो, क्योंकि ये फुली फिल्ड है पूरा का पूरा। तो अब अगर ये मैंगनीज आगे चला गया, अब आपको लग रहा होगा कि क्रोमियम और आयरन आप आमने सामने आ गए। क्रोमियम में 4s1 3d5 अगर है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक अगले मेंबर मैंगनीज से ज्यादा हो सकती थी, आयरन से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और इसका 24 है। इसलिए आप क्रोमियम को आयरन से एक्सीड नहीं करोगे, तो क्रोमियम वहीं का वहीं रह जाएगा, आयरन और मैंगनीज में इंटरचेंज हो जाएगा। और एक बच्चे ने कहा क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d4 होती है, तो मैं उसको क्लास से बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करो। क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन सबको मालूम है। अब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट मेरी राइम याद रख लेना, बेताल गया एलन, सीधे ऑर्डर ये याद रख लेना। तो अब यहाँ पर तो ऑर्डर सीधा बोल दोगे कि सर ने ये सीधा ऑर्डर बताया हुआ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, बेताल, गया, एलन, डायरेक्ट ऑर्डर। डी ब्लॉक का ग्रुप आ गया। डी ब्लॉक के ग्रुप में मैंने क्या सिखाया था? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन वैसा स्कैंडियम फैमिली में होता है। तो स्कैंडियम फैमिली में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, पर उसके अलावा कोई और ग्रुप आ गया तो मैंने क्या ट्रिक बोली थी? कोई मुझे टैप करके बताएगा, टेक्स्ट करके बताएगा? डी ब्लॉक में हमने क्या रूल पढ़ा है? ग्रुप नंबर 3 छोड़ दूं, बाकी ग्रुप नंबर 4 से 12 में अगर मैं देखूं तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी पहले घटेगी, डाउन द ग्रुप घटेगी,
और फिर लास्ट में बढ़ेगी। तो यहां पर आप देखोगे घटेगी, लास्ट में बढ़ेगी, पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। यहां आयन आ गए, आयन। और आयन के बारे में अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया था। आयन का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सीधा का सीधा आपने चार्ज से देखना, और खासकर जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे कि यहां पर 7 एटॉमिक नंबर, 8 एटॉमिक नंबर, 9 एटॉमिक नंबर। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। यहां कितने हैं? 10। यहां कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ सिखाया था, जब भी कभी कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो उसका डिसीजन उसके Z/E रेशो से होता है। तो हम सीधा फंडा लगाएंगे, Z/E रेशो चेक करो तो इसके लिए आएगा 7/10, इसके लिए आएगा 8/10 और इसके लिए 9/10। 0.7, 0.8, 0.9। हमने क्या पढ़ा था? जितना Z/E का रेशो ज्यादा होगा उतना रेडियस छोटा होगा, जितना Z/E ज्यादा उतना रेडियस छोटा। और हमारा ट्रेंड क्या है? Z/E के ज्यादा होने से रेडियस छोटा होता है, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते? हमने पिछली क्लास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में ये किया था, मोर द Z/E स्मॉलर द आयनिक रेडियस। और जब आयनिक रेडियस की बातें हो रही हैं तो जिसका रेडियस छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो आप सीधा कह दोगे कि यहाँ पर ट्रेंड ये आएगा, या बोल दो जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज बढ़ा, नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। अब यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम प्लस सोडियम 2+। तो अब आप यहाँ पे बात करोगे कि सेम एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, उस पे और पॉजिटिव चार्ज आ गया, साइज और छोटा हो गया। तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन बन गया। तो सोडियम से सोडियम प्लस में गए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम प्लस से सोडियम 2+ में गए, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फॉर द सेम एलिमेंट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती हुई दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे नियोन में 10 एटॉमिक नंबर है, सोडियम में 11, फ्लोरीन में 9। पर यदि आप इन आयंस को देखो, जब भी कभी आयंस आए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर चेक करना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर है 11 + 1 तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और -1 10 इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूट्रल स्पीशीज 10 इलेक्ट्रॉन। जब भी कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए तो हमेशा Z/E से देखना है। Z/E रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना रेडियस छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब हम Z/E वैल्यू यहां निकालेंगे, इसके लिए आएगी 10/10, इसके लिए 11/10 और इसके लिए 9/10। तो जिसका Z/E सबसे ज्यादा उसका रेडियस छोटा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम। तो अब आप बोलोगे सोडियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन नियोन की, एंड देन F- की। जिसकी Z/E वैल्यू मोर 11/10 1.1 इज मैक्सिमम, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम। Z/E मिनिमम F- का था 0.9, तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम। सेम चीज अभी यहां पे नियोन, नियोन प्लस O+, N एंड O। सबसे पहले ये चेक कर लो, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इसके लिए 10, इसके लिए 8, इसके लिए 7, इसके लिए 8। आपको ये पता होना चाहिए कि नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी जब नियोन और नियोन प्लस आ गया, ये तो नोबल गैस है, नोबल गैस, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। परंतु जब उसी नोबल गैस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आने से सेम एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, तो नियोन प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। पर जब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ गई, तो नियोन प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी तो नियोन से ज्यादा। अब बचे ये 3 एलिमेंट,
अब जब ये 3 एलिमेंट बच गए तो आप ध्यान से देखो, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन गया? 8 और +1 चार्ज, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रल एटम, 7 इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपने क्या फंडा लगाना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैसे चेक करना है, किस रूल से चेक करना है? टेक्स्ट करके बताओ कि O+ और N जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, 8 और +1 चार्ज, 7 इलेक्ट्रॉन, टेक्स्ट मी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या चेक करना है? Z/E रेशो। तो चेक करके बताओ Z/E रेशो में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? सबसे पहले चेक करो कि O+ का Z/E कितना आता है और N का Z/E कितना आता है और किसका Z/E ज्यादा आ रहा है। जिसका Z/E ज्यादा आएगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो O+ की आयनाइजेशन एनर्जी N से तो ज्यादा होगी। परंतु O+ और O में कंपैरिजन करना हो तो डेफिनेटली ये न्यूट्रल एलिमेंट और ये उसी एलिमेंट का केटायन, फॉर द सेम एलिमेंट इन द न्यूट्रल स्टेट, फॉर द सेम एलिमेंट इन केटायन स्टेट, O+ की आयनाइजेशन एनर्जी तो O से भी ज्यादा होगी। तो O और N दोनों के मुकाबले में O+ की आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा है। O+ और N को मैंने Z/E से कंपेयर किया क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे, पर O+ और O तो सेम एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम एलिमेंट पे केटायन आने से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब N और O को कंपैरिजन करना है तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों न्यूट्रल एलिमेंट और ये दोनों सेम पीरियड में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का 8, दे बिलोंग टू सेम पीरियड। in a period ionization energy should increase, बट अगर इसकी कन्फिग्रेशन में देखूं तो ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक अगले मेंबर से ज्यादा होगी। हमने ये चीज अभी कितनी एग्जांपल में देखी। जब भी कभी पीरियड का क्वेश्चन आ जाए, न्यूट्रल एलिमेंट में अगर पीरियड का क्वेश्चन, पीरियड में न्यूट्रल एलिमेंट आ गया जिसकी कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड फुली फिल्ड है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक अगले मेंबर से ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल कराए उसमें से ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था जिसमें बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि नोबल गैस है, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, पर जब सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ जाती है। उसके बाद ये 3 बचे थे, तो मैंने देखा कि O+ नाइट्रोजन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और जब O+ नाइट्रोजन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो अब बात उठी थी कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो Z/E चेक करो। तो Z/E चेक किया तो इसका Z/E इससे ज्यादा था, इसलिए O+ का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया। परंतु न्यूट्रल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में O+ के टायन है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होनी थी, पॉजिटिव चार्ज आने से सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती। तो अब बात नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रह गई थी, तो दे आर इन द सेम पीरियड, और पीरियड में ये जरूर देखते हैं कि जिसकी कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड हो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने एक अगले मेंबर से ज्यादा होती है। अब चलिए लास्ट में कर लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ये मैंने आपके लिए चुनिंदा एग्जांपल्स उठाए हैं जो उस बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर कैल्शियम गैलियम की बात करो, पर आई थिंक टाइम हो चुका है और आप बहुत ज्यादा टायरिंग मोड में भी आ चुके हो, राइट? ठीक है,